हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में। आज जो हमारा डे है 8। और आप सबको जैसा कि मालूम है कि हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं 100 डे में 100 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। और उसी में आज है 8वां दिन और इस सीरीज की ये 8वां वीडियो है जिसमें हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हर्षवर्धन वंश हम लोग कहें हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश या इसी को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पर आधारित इस वंश से रिलेटेड हम लोग 100 महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग देखने वाले हैं। अगर इस सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूं तो हमने डिसाइड किया है कि 100 दिनों तक लगातार आपको हर एक दिन एक टॉपिक पर एक 100 वीडियोस मतलब 100 क्वेश्चंस का एक वीडियोस मिलेगा। और ये 100 टॉपिक्स क्या होंगे, हिस्ट्री से होंगे, जियोग्राफी से होंगे, पॉलिटी से होंगे, इकोनॉमिक्स से होंगे, साइंस से होंगे और कंप्यूटर से। ये सभी मिलाकर के लगभग 100 प्लस टॉपिक जो है आपको इस सीरीज के अंतर्गत कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आप इस सीरीज के पीछे की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए। हम लोग पीछे की 7 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आज डे 8 पर हम लोग हर्षवर्धन वंश के बारे में हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको पुष्यभूति वंश से जो कि रिलेटेड है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था। ये जो हर्षवर्धन है ये किस वंश से संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित है। अब देखिए, अगर बात करें पुष्यभूति वंश तो इसको वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अगर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन था, तो वो हर्षवर्धन के पिता थे, उनका नाम था प्रभाकर वर्मन। ठीक है, प्रभाकर वर्मन जो थे इस वंश के संस्थापक हुए। तो हमें 3 चीजें याद रखना है। पहला ये कि ये जो हर्षवर्धन है वो पुष्यभूति वंश से संबंधित है और पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा जाता है। और इस वंश के संस्थापक जो है प्रभाकर वर्मन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि वर्धन वंश का शासन काल क्या था, यानी कि वर्धन वंश जो था वो कब से कब तक शासन किया था। तो वर्धन वंश जो थे वो 606 से 647 ईस्वी के बीच इन्होंने शासन किया था। ये लगभग 41 वर्षों तक शासन किए थे। ये अ, जो था हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग 606 से 647 तक, लगभग 41 वर्षों तक इसने शासन किया था। ठीक है, 606 में सिंहासन पर बैठे और 647 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये टोटल 41 वर्षों तक इन्होंने अपना शासन कार्यभार चलाया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था। तो हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्मन था। ठीक है, और यही प्रभाकर वर्मन ही जो थे इन्होंने जो है इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, पुष्यभूति वंश के ये संस्थापक हुए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, प्रभाकर वर्मन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। प्रारंभ में वे थानेश्वर के शासक थे लेकिन बाद में कन्नौज को उन्होंने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर कन्नौज को इन्होंने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया, अपना मतलब राजधानी बनाया कन्नौज को। तो याद रखना है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है, कन्नौज है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है कि हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था जिसकी हत्या शशांक ने करवाई थी। देखिए, 2 बातें यहाँ पर हमें मिल जाती है। एक कि हर्षवर्धन के जो एक बड़ा भाई था उसका नाम था शशांक, और दूसरा उसकी उसकी हत्या। यहाँ पर पूछ रहा है कि बड़े भाई का नाम, सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था, ये सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जानकारी हमें मिलती है कि जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था उसकी हत्या शशांक ने करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था राज्यवर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, राज्यवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन थे। ठीक है,
और यहाँ पर जो शशांक थे जो कि गौड़ के राजा थे, ठीक है, ये गौंड के राजा थे और इन्होंने धोखे से क्या किया था, हर्षवर्धन की हत्या करवा दी थी। तो हमें 2-3 बातें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हर्षवर्धन का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन की हत्या कौन कराई, शशांक ने। शशांक कौन था, तो ये गौंड शासक था, ठीक है, गौंड शासक था। और उसके हत्या के बाद यानी कि राज्यवर्धन के हत्या के बाद जो है हर्षवर्धन क्या करता है, गद्दी को संभालता है, ठीक है, हर्षवर्धन उसके बाद गद्दी पर बैठता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि पहले राज्यवर्धन शासन कर रहा था, उसकी जब हत्या शशांक के द्वारा करा दिया जाता है तो उसके बाद हर्षवर्धन राजगद्दी को संभालता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 6। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी है। तो हर्ष चरित्र का लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हर्ष चरित्र के लेखक जो है वो बाणभट्ट है, ठीक है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। और ये हर्ष चरित्र जो है, हर्ष चरित्र में क्या है, तो हर्ष की जीवन की कहानी है, ठीक है, हर्ष की जीवनी है हर्ष चरित्र में। तो इस चीज को याद रखना है कि हर्ष चरित्र की रचना हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट ने की थी और ये संस्कृत साहित्य की पहली ऐतिहासिक जीवनी मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें जीवनी है, हर्ष चरित्र की क्या है, जीवनी है। किसकी जीवनी है, हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक है, हर्षवर्धन की जीवनी है ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हर्षवर्धन ने कौन कौन से नाटक लिखे थे। देखिए हर्षवर्धन खुद एक लेखक था और इन्होंने कई नाटक लिखे थे। तो वही पूछ रहा है कि आपसे कि हर्षवर्धन ने कौन कौन से नाटक लिखे थे। तो हर्षवर्धन जो था वह नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक लिखे थे हर्षवर्धन ने, ठीक है। नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये जो 3 नाटक थे, ये 3 नाटक हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा था, ठीक है। और हर्षवर्धन विद्वान था, कवि था, तो वो लिख रहा था ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर है कि चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया था। किस चीनी यात्री, वह कौन सा चीनी यात्री था जिसने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया था। तो हर्षवर्धन के जो दरबार का दौरा करने वाला चीनी यात्री था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था वेन्त्सोंग, ठीक है। वेन्त्सोंग जो था, इसका नाम था वेन्त्सोंग और इसने हर्षवर्धन के दरबार की क्या की थी, यात्रा की थी, ठीक है, यात्रा की थी। ये चीनी बौद्ध भिक्षु था वेन्त्सोंग और इन्होंने 630 से, ठीक है, 630 से 643 के बीच, ठीक है, भारत की यात्रा की और हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें प्रश्न संख्या 9 देखना है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी तट पर हुआ था। यानी कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था, वो कौन सा नदी था। तो ये जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच युद्ध हुआ था ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध होता है। हर्षवर्धन और ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे इनके बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे ये चालुक्य वंश के शासक थे, ठीक है। किस वंश के थे, चालुक्य वंश से के शासक थे, चालुक्य वंश के शासक थे। और यहाँ पर हर्षवर्धन और चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। तो ये जो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, इस युद्ध में जो है हर्षवर्धन की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और इन दोनों के बीच जो युद्ध होता है वो नर्मदा नदी के तट पर होता है, ये चीजें याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड प्रश्न संख्या 10 है कि नर्मदा युद्ध के बाद हर्षवर्धन की दक्षिणी सीमा क्या थी। तो इस युद्ध में जो हर्षवर्धन था वो तो हार गया था, ठीक है। तो हार के बाद, इस युद्ध के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि नर्मदा नदी को क्या किया जाए, एक सीमा बना दिया जाए। तो इस छोर को एक छोर को जो है, एक छोर से इधर जो है हर्षवर्धन का था और दूसरी तरफ का जो छोर था, दूसरे तट का जो छोर था वो यहाँ पर
पुलकेशिन द्वितीय का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो नर्मदा नदी है उसी को बॉर्डर बना दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, नर्मदा नदी तक। ठीक है, नर्मदा नदी तक उसकी सीमा थी। हालांकि हर्षवर्धन का ये ख्वाब था कि वो दक्षिण को जीतेगा, और लेकिन यहाँ पर हार जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि नर्मदा नदी को दोनों साम्राज्य के बीच की सीमा मान ली जाती है। ठीक है, और हर्षवर्धन और चालुक्यों के बीच संधि हो जाती है और ये डिसाइड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। हर्षवर्धन ने किस वर्ष कन्नौज में महान बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो हर्षवर्धन ने महान बौद्ध सभा का जो आयोजन किया था वो कब किया था? तो वो किया गया था 643 ईस्वी में। ठीक है, 643 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध सभा का क्या किया था? आयोजन किया था। चलिए, और इसका उद्देश्य क्या था अगर ये सभा का आयोजन किया गया था? तो महायान जो बौद्ध संप्रदाय है, महायान बौद्ध संप्रदाय, इसकी शिक्षाओं का क्या करना था? विस्तार करना था। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन ने किस वर्ष कन्नौज में महान बौद्ध सभा का आयोजन किया, तो वो था 643 ईस्वी में। ठीक है, 643 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग में किस प्रकार की सभा का आयोजन किया था? तो हर्षवर्धन ने जो प्रयाग है, ठीक है, हर्षवर्धन ने प्रयाग में जो है वह महामोक्ष परिषद यानी कि दान सभा का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि हर्षवर्धन ने 643 में कन्नौज सभा के बाद जो है हर्षवर्धन ने प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता है, या दान सभा का आयोजन करता है, जहां वे सभी वर्गों के लोगों को जो है शाही दान देता था, अपने तरफ से धन संपत्ति या चीजों का दान किया करता था। तो यही था उसका दान सभा, जिसको महामोक्ष परिषद के नाम से भी जाना जाता है, और ये हर्षवर्धन ने प्रयाग में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के शासन काल में साम्राज्य को किन प्रमुख इकाइयों में बांटा गया था? वह कौन कौन से प्रमुख इकाई थे जिसमें हर्षवर्धन के शासन काल को मतलब शासन काल में जो साम्राज्य की इकाइयां होती थी, जो शासन प्रशासन को संभालती थी, उनको कितने मुख्य इकाइयों में बांटा गया है? ठीक है, तो इनको भुक्ति और विषय में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हर्षवर्धन के प्रशासन में जो है साम्राज्य को भुक्तियों का मतलब होता है, भुक्ति का मतलब यहाँ पर बताया गया है प्रांत से। ठीक है, प्रांत होता था, और विषय जो होते थे वो जिले होते थे। ठीक है, विषय जो होते थे जिले होते थे, तो इन्हीं में इनको बांटा गया था। ठीक है, जिलों में बांटा गया था, और ये प्रशासनिक संरचना जो थी वह गुप्त काल के जो प्रशासनिक संरचना थी उसी के जैसा था। ठीक है, तो यहाँ पर हर्षवर्धन का जो शासन प्रशासन की व्यवस्था थी वो गुप्त काल के जैसा था। ठीक है, उसने गुप्त काल के जो शासन व्यवस्था थी उसी को कॉपी किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग 14 देखेंगे। हर्षवर्धन के काल में भूमि कर दर क्या थी? तो भूमि का जो कर दर था वो क्या था? तो वो था 1/6 भाग। ठीक है, उपज का 1/6 भाग यहाँ पर जो था वह भूमि कर दर था हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, और ये भी जो कर दर था ये गुप्त काल के जो कर दर था उसके समान ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। देखिए 15 प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि हर्षवर्धन ने अपने राजस्व का कितना भाग धार्मिक कार्यों में आवंटित किया था? तो धार्मिक कार्यों में उसके द्वारा आवंटित किए गए राजस्व का भाग कितना है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये भाग था 1/4 भाग। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने अपने राजस्व का धार्मिक कार्यों में 1/4 भाग जो था वो आवंटित किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए प्रश्न संख्या 16। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा विश्वविद्यालय अपने उन्नति के चरम पर था? वह कौन सा विश्वविद्यालय था जो अपने उन्नति के चरम सीमे पर था? तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और अपनी समृद्धि के चरम पर था उस समय। ठीक है,
हर्ष ने नालंदा को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। देखिए यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र कौन था, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय याद रखना होगा। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, यह महायान बौद्ध धर्म जो है, महायान जो बौद्ध धर्म है उसकी शिक्षाओं को ये वहां पर मिलता था, मतलब उसकी शिक्षाओं से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष होती है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है, जैसा कि हम लोगों ने आगे पढ़ा भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 है कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद साम्राज्य का क्या हुआ। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है साम्राज्य का क्या होगा, साम्राज्य तेजी से विघटित हो गया। क्यों विघटित हो गया, क्योंकि हर्षवर्धन का कोई जीवित उत्तराधिकारी ही नहीं बचा, और जो एक दो मंत्री थे उन्होंने कोशिश किया लेकिन वो संभाल नहीं पाए इस चीज को। ठीक है, साम्राज्य को, हर्षवर्धन का कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था और इसीलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य तेजी से विघटित होकर फिर से छोटे छोटे राज्यों में बट गया। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में वेनसोंग ने भारत में कितने वर्ष व्यतीत किए थे। तो हर्षवर्धन के समय में जो वेनसोंग थे, इन्होंने भारत में जो है लगभग 14 वर्षों तक का समय व्यतीत किया था। ठीक है, 14 वर्षों तक भारत में व्यतीत किया था, जिसमें से अधिकांश समय हर्षवर्धन के शासनकाल में रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। देखिए यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के पूर्व थानेश्वर पर किसका शासन था। तो हर्षवर्धन से पहले पूर्व थानेश्वर पर किसका शासन था। तो थानेश्वर पर जो उस शासन उस समय कर रहा था हर्षवर्धन से पहले, उसका ही भाई जो था राज्यवर्धन, जिसकी हत्या शशांक ने करवा दी थी। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यवर्धन के हत्या के बाद जो है हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हर्षवर्धन के पूर्व जो है थानेश्वर पर किसका शासन था, तो उसके भाई राज्यवर्धन का था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर्षवर्धन के बारे में सही है। कौन सा कथन ऐसा है जो हर्षवर्धन के बारे में सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही है कि वो उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू शासक थे। ये जो कथन है ये सही है। ठीक है, उन्होंने दक्षिण भारत को जीता नहीं, वो नहीं जीत पाए। ठीक है, उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की, गुप्त वंश की नहीं है स्थापना किसी भी वंश के नहीं किए थे। ये हर्षवर्धन वंश के एक प्रमुख शासक के रूप में जरूर स्थापित हुए। इन्होंने बौद्ध धर्म का विरोध किया नहीं, इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा से संरक्षण भी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वे उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू शासक के रूप में जाना जाता है हर्षवर्धन को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है कि हर्षवर्धन ने किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया था। हर्षवर्धन जो थे किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किए थे, तो ये पंजाब, मध्य भारत, बिहार, बंगाल और ओडिशा क्षेत्रों पर क्या किया था, अपना अधिकार किया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने पंजाब, मध्य भारत, बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अधिकार किया था। शशांक की मृत्यु के बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वही शशांक जो कि उनके भाई की हत्या करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 23 है, जिसके बारे में आप देखिए, एक तो कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है। ठीक है, कथन कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो क्या किया था, हर्षवर्धन को पराजित किया था। बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन दक्षिण में विस्तार करना चाहता था। बिल्कुल सही है, दोनों सही बात है। और यहाँ पर इसी वजह से ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हर्षवर्धन था वो दक्षिण की ओर विस्तार कर रहा था, और दक्षिण की ओर जब विस्तार कर रहा था तो पुलकेशिन द्वितीय से उसका टकराव हो जाता है नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, दोनों में टकराव हो जाता है, दोनों लड़ते हैं, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है और हर्षवर्धन की हार हो जाती है। तो हार होने के बाद ये जो इसकी आकांक्षाएं थी कि दक्षिण को विजय करेंगे, वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है कि वह विस्तार करना चाहता था परंतु वो हार जाता है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित्र किस भाषा में है? देखो हर्षचरित्र जो लिखा गया है वह संस्कृत भाषा में है। तो यहाँ पर आपको कई बार पूछा जाता है, किताब के नाम रहेगा, बुक का नाम पूछ देगा, कवि का नाम आपको बताना है, या कवि का नाम बता देगा फिर पूछेगा कि बुक का नाम क्या है। तो इस तरह से जो है प्रश्न आते रहते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी, और हर्षचरित्र जो है वह जीवनी है किसका? राजा हर्षवर्धन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 के बाद यहाँ पर हम लोग 25 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 आपसे पूछ रहा है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र के अतिरिक्त कौन सी प्रसिद्ध रचना की थी? तो बाणभट्ट की एक तो प्रसिद्ध रचना हर्षचरित्र है, उसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था कादम्बरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कादम्बरी। तो बाणभट्ट ने दो पुस्तकें लिखी थी, पहला था हर्षचरित्र और दूसरा था कादम्बरी। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र के अतिरिक्त जो है कादम्बरी नामक प्रसिद्ध गद्य रचना की थी, जो संस्कृत साहित्य में अमर हो गई, मतलब संस्कृत साहित्य में इसका नाम अब है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर दो चीजें याद रखना है कि बाणभट्ट जो थे इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी, एक हर्षचरित्र था, दूसरा कादम्बरी था। बाणभट्ट जो थे वो राजा हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ठीक है, और हर्षचरित्र जो है वो हर्षवर्धन के जीवनी के ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 26 देखेंगे कि हर्षवर्धन द्वारा रचित नागनंद का विषय क्या है? तो नागनंद क्या था? नागनंद जो हम लोगों ने बात किया था कि हर्षवर्धन जो थे उन्होंने नाटक लिखा था, तो उनके एक नाटक जो था वो नागनंद था, और नागनंद जो है वह बौद्ध धर्म और करुणा के बारे में लिखता है। इसका विषय जो है नागनंद जो है वह बौद्ध धर्म और करुणा के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि नागनंद नाटक जो है बौद्ध धर्म और करुणा की भावना पर आधारित है। ठीक है, इसमें जो है जुमितवाहन नामक राजकुमार के आत्म बलिदान की कथा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि नागनंद की विषय नाटक जो है नागनंद वो हर्षचरित्र के द्वारा लिखा गया है, और उसका विषय क्या है? बौद्ध धर्म और करुणा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेनसोंग ने भारत से कितने संस्कृत ग्रंथ चीन ले गए? तो उन्होंने जो चीन ले गए भारत से वो थे 657 संस्कृत के ग्रंथ जो है इन्होंने भारत से ले गया था। ठीक है, वेनसोंग अपनी यात्रा के दौरान 657 संस्कृत ग्रंथ एकत्रित करते हैं और उन्हें वो चीन ले जाते हैं अपने साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के प्रशासन में भोगपति क्या था? भोगपति क्या थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भोगपति क्या होते थे? वो प्रांतीय राज्यपाल होते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि भोगपति क्या थे? प्रांतीय राज्यपाल थे। ठीक है, तो भोगपति प्रांतीय राज्यपाल होते थे जो भुक्तियों यानी कि प्रांतों के प्रशासन की जिम्मेदारी थी जिनके ऊपर। ठीक है, तो भोगपति क्या थे? ये प्रांतीय राज्यपाल थे, और इनके ऊपर जो है भुक्तियों की जिम्मेदारी थी। ठीक है, भुक्तियों के प्रशासन की जिम्मेदारी थी। भुक्ति का मतलब था प्रांत। ठीक है, तो यानी कि हम कह दें कि भोगपति जो थे उनका ऊपर प्रांतों की प्रशासन की जिम्मेदारी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में गोप क्या थे? उनको गोप जो थे मतलब उनका वो क्या थे? तो हर्षवर्धन के साल में जो गोप होते थे वो ग्राम स्तर के अधिकारी थे। ठीक है, ग्राम स्तरीय अधिकारी को हर्षवर्धन के शासनकाल में गोप कहा जाता था। ठीक है, तो ग्राम स्तर के स्थानीय अधिकारी होते थे जो कर संग्रह और कानून लागू करने में सहायता करते थे, और इनको गोप कहा जाता था। ये टैक्स को कलेक्शन करने में, लॉ को बनाए रखने में यहाँ पर क्या करते थे? ये हेल्प किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐहोल अभिलेख में किस घटना का उल्लेख मिलता है? ऐहोल अभिलेख में हमें किस घटना का उल्लेख मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के पराजय के बारे में बताता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय जो हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था उसके बारे में ऐहोल अभिलेख में हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, तो ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का जो है काव्यात्मक वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि हर्ष का हर्ष प्रसन्नता
भय से सूख गया, ये ऐसी बात कही गई है एहोल अभिलेख में। खैर हमें यहाँ पर जो याद रखना है वो ये कि एहोल अभिलेख में जो है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलता है, जिसमें इनके बीच हुए युद्धों की जानकारी मिलती है। और ये युद्ध जो हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच, इसमें राजा हर्षवर्धन की हार हो जाती है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के बाद किसने सत्ता का प्रयास किया? तो हर्षवर्धन का कोई जीवित उत्तराधिकारी तो था नहीं, तो इसके जो मंत्री थे अर्जुन, ठीक है, इन्होंने प्रयास किया पर वे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। तो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उनके प्रमुख मंत्री अर्जुन ने सिंहासन पर अधिकार किया और ये 648 में तिब्बतियों ने अर्जुन को बंदी बना लिया और उनको मार डाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के दो पुत्रों के नाम क्या थे? उनके दो पुत्र थे, उनका नाम क्या था हर्षवर्धन के? तो हर्षवर्धन के दो पुत्रों के बारे में बताया जाता है, इनका नाम क्या था? एक का नाम था भाग्यवर्धन और दूसरे का नाम था कल्याणवर्धन, ठीक है। भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन कहा जाता है कि हर्ष की मृत्यु से पूर्व ही एक मंत्री ने इनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। तो ऐसी बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर याद रखना हो तो हर्षवर्धन के दो पुत्र थे, भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन की पत्नी का नाम क्या था? तो जो हर्षवर्धन थे इनकी पत्नी का नाम दुर्गावती था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? दुर्गावती था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। हर्षवर्धन ने गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में कैसे एकत्रित किया? ठीक है, भारत को कैसे एकत्रित किया? हर्षवर्धन ने गुप्तों के पतन के बाद जो है उत्तर भारत को इन्होंने कैसे एकत्रित किया, ये आपको बताना है। तो हर्षवर्धन ने गुप्तों के पतन के बाद जो है इन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सैन्य विजय और राजनीतिक कौशल से जो है उत्तर भारत को एकत्रित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। हर्षवर्धन का प्रशासन मुख्यतः किस साम्राज्य पर आधारित था? देखिए हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो मुख्य रूप से गुप्त प्रशासन पर आधारित था। यहाँ पर टैक्स सिस्टम हो चाहे प्रशासन की इकाइयां जो हो वो पूरी तरह से गुप्त प्रशासन पर आधारित थी, मतलब कॉपी कैट था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा हमारा कि हर्षवर्धन का जो प्रशासनिक ढांचा था काफी हद तक गुप्त प्रशासन पर आधारित था, जिसमें सामंती व्यवस्था का समावेश था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम प्रश्न संख्या 36 देखेंगे कि हर्षवर्धन के काल में किस धर्म को सबसे अधिक संरक्षण मिला था? तो हर्षवर्धन के समय में सबसे जो अधिक संरक्षण दिया गया था वह महायान बौद्ध धर्म को दिया गया था, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म को सबसे अधिक हर्षवर्धन के काल में संरक्षण मिला था, ठीक है। जो कि यहाँ पर पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के काल में किस धर्म को सबसे अधिक संरक्षण मिला? तो महायान बौद्ध धर्म को। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन ने प्रयाग में कितने वर्ष के बाद एक महादान परिषद का आयोजन किया? तो ये जो महादान परिषद का आयोजन होता था प्रत्येक 5 वर्षों पर होता था, जिसमें हर्षवर्धन अपना मतलब वो दान किया करता था, ठीक है, अपने प्रजाओं को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। यहाँ पर है कि वेन्त्सोंग के अनुसार हर्षवर्धन के शासन में न्याय व्यवस्था कैसी थी? जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी थी? तो हर्षवर्धन वेन्त्सोंग के अनुसार अगर बात करें तो वेन्त्सोंग के विवरण के अनुसार ये पता चलता है कि जो वेन्त्सोंग जो हर्षवर्धन का शासन काल था उसमें न्याय व्यवस्था जो था वह न्यायपूर्ण और धार्मिक अधर्म आधारित था, ठीक है, धर्म आधारित था। तो ऐसा वेन्त्सोंग के विवरण के अनुसार हमें जानने को मिलता है कि हर्षवर्धन की न्याय व्यवस्था जो थी वह न्यायपूर्ण और धर्म आधारित थी, ठीक है। और हर्ष स्वयं जो है इन चीजों में रुचि रखता था, न्याय के चीजों में, ठीक है, न्याय और शासन प्रशासन में। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होने के बाद कौन सी उपाधि धारण नहीं कर सके? वह कौन सी उपाधि थे जिसको इन्होंने धारण नहीं कर पाए और पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हारने के वजह से? तो ये था दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर की जो उपाधि थी ये हर्षवर्धन धारण नहीं कर पाए, क्योंकि दक्षिणापथेश्वर का मतलब ये होता था कि दक्षिण का स्वामी, ठीक है।
दक्षिण के स्वामी, जो कि दक्षिण भारत में जब यहाँ पर हर्षवर्धन दक्षिण भारत को जीतना चाहा तो पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हो गया नर्मदा नदी के तट पर, वो हार गए उससे। तो हारने की वजह से इनको ये उपाधि ना मिल पाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के सैन्य संगठन में कौन सा तत्व प्रमुख था। वो कौन सा तत्व है जो इसके सैन्य संगठन में प्रमुख था, तो वो था अस्थाई सेना। ठीक है, यहाँ पर हर्षवर्धन ने अस्थाई सेना बनाए हुए थे। ठीक है, हर्षवर्धन ने एक विशाल अस्थाई सेना बनाए रखी थी जो गुप्तों से भिन्न था। गुप्त शासक युद्ध के समय जो है दूसरे यानी कि सामंती सेनाओं पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर हर्षवर्धन जो था एक अस्थाई सेना अपना बना रखा था। ठीक है, तो ये गुप्तों से अलग था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी प्रदान करता है। वह कौन सा स्रोत है जो हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप देखिए हर्ष चरित्र तो उसके जीवन के बारे में है, तो इससे हमें उसकी जानकारी तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इससे हमें उसकी जानकारी तो मिलेगा। वेनसोंग की यात्रा वृतांत हम लोगों ने बात किया था कि वेनसोंग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत थे और ये लगभग 14 वर्षों तक भारत रहे थे, जिसमें से अधिकांश समय जो है हर्ष के शासनकाल में ही व्यतीत किया था। तो यहाँ से भी हमें जानकारी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो इंडिका है मेगास्थनीज का इंडिका, यहाँ से हमें जानकारी नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो इंडिका है, ठीक है, ये जो इंडिका है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। इंडिका मेगास्थनीज का इंडिका, और ये जो है मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के समय का है, मौर्य काल का। तो इसमें मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 चीजें याद रखनी है। पहला कि हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी जो है हमें हर्षचरित्र और ह्वेनसांग की यात्रा वृतांत से मिलती है। मेगास्थनीज के इंडिका से मौर्य काल के प्रशासन जानकारी हमें मिलता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। तो हर्षवर्धन की एक बहन थी जिसका नाम था राजश्री। अब राजश्री का विवाह किससे होता है। तो हर्षवर्धन के जो बहन थी राजश्री, उसका जो विवाह होता है वह ग्रहवर्मन के साथ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रहवर्मन के साथ। ठीक है, तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी नरेश गृहवर्मन के साथ हो जाता है। तो ये कन्नौज के मौखरी नरेश थे गृहवर्मन, उनके साथ जो है राजश्री का विवाह हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए प्रश्न संख्या 43 कि शशांक कहाँ का राजा था। तो शशांक गौंड यानी कि बंगाल का राजा था और इसने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या करवाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। तो शशांक गौड़ यानी कि बंगाल क्षेत्र का शासक था और इसने राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 कि हर्षवर्धन के काल में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो हर्षवर्धन के शासन काल में जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो छोटे राज्यों में विभाजित थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, छोटे राज्यों में विभाजित थी। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो उत्तर भारत था वो कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। हर्षवर्धन ने इनमें से कई को एकत्रित किया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। हर्षवर्धन के समय में साहित्य और कला की स्थिति कैसी थी। समृद्ध और उन्नत थी। क्यों? क्योंकि जो हर्षवर्धन था ये खुद कवि था, इसने 3 नाटक लिखे थे और साथ ही साथ इनके जो दरबारी कवि थे वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस हैं। तो ये दोनों यहाँ पर समृद्धि और उन्नति हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 45 देख रहे हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है, साहित्य कला और धर्म का विकास हुआ था ऐसा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा भी हर्षवर्धन के दरबार में कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे। प्रश्न संख्या 46 देखिए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे। तो बाणभट्ट और मयूर जो थे इसके शासनकाल में प्रसिद्ध विद्वान थे इसके शासनकाल के। ठीक है, बाणभट्ट और मयूर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट और मयूर जैसे प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि विषय हर्षवर्धन के प्रशासन में क्या था। देखिए विषय क्या था,
विषय जो था वो जिले थे। हम लोगों ने बात किया था विषय जो थे वो जिले थे, और हम लोगों ने ये भी बात किया कि जो हर्षवर्धन का प्रशासन था वो लगभग गुप्तों से मिलता जुलता है। तो हम लोगों ने जो गुप्त काल पढ़ रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे जब, तो वहां पर जो गुप्त थे, गुप्त काल में विषयपति की बात हो गई थी, तो जो कि जिले के प्रशासन को संभालती थी। तो वही बात यहाँ पर भी है, विषय का मतलब होता है जिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विषय जो था हर्षवर्धन के प्रशासन में क्या थे, जिले थे। ठीक है, जो भुक्तियों के अधीन उप विभाग थे। ठीक है, ये खैर हमें नहीं जानना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48 यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के समय में प्रमुख व्यापारिक मार्ग कहाँ से गुजरते थे। तो ये जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे उत्तर भारत से मध्य एशिया तक गुजरते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हर्षवर्धन के समय में प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तर भारत से मध्य एशिया तक गुजरते थे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है कि हर्षवर्धन के शासन में केंद्रीय प्रशासन पर किसका सीधा नियंत्रण था। तो हर्षवर्धन के शासन काल में जो केंद्रीय प्रशासन था उस पर सीधा नियंत्रण स्वयं राजा का होता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वयं राजा का हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के सामंती व्यवस्था में सामंतों की क्या भूमिका थी। जो सामंती व्यवस्था था उसमें सामंतों की भूमिका क्या थी, वो क्या करते थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय में हर्षवर्धन के जो सामंती व्यवस्था थी उसमें सामंतों की भूमिका ये थी कि वो भू राजस्व और प्रशासनिक अधिकार उनके पास था। ठीक है, वो भू राजस्व वसूलते थे और प्रशासनिक कार्यों में भी हेल्प किया करते थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन के काल में जो सामंतों का धीरे धीरे भू राजस्व संग्रह के साथ साथ दंड और जुर्माना लगाने जैसे प्रशासनिक अधिकार मिल गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य विस्तार में किन क्षेत्रों को नहीं जीता था। वो कौन से क्षेत्र थे जिन्होंने हर्षवर्धन ने नहीं जीता था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत, क्योंकि वो दक्षिण भारत की ओर जीतना चाहते थे लेकिन वो युद्ध में हार जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्नौज को हर्षवर्धन की राजधानी क्यों माना जाता है। कन्नौज को हर्षवर्धन की राजधानी क्यों माना जाता है, यह उनकी शक्ति का केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी शक्तियां स्थापित की थी। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो थे इन्होंने कन्नौज जो था, सॉरी यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कन्नौज को हर्षवर्धन की राजधानी क्यों माना जाता है, क्योंकि यह उनकी शक्ति का केंद्र था। कन्नौज उत्तर भारत के रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था और हर्षवर्धन ने इसे अपनी शक्ति और प्रशासन का केंद्र बनाया हुआ था। और ये जो कन्नौज था ये उस समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यहाँ पर प्रश्न संख्या 53 देखिए, कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपनाया। कथन है, कारण है कि हर्षवर्धन धार्मिक रूप से असहिष्णु था। ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, असहिष्णु नहीं था, वो सहिष्णु था। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक सही है। अब केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है। हर्षवर्धन धार्मिक रूप से असहिष्णु नहीं था, ये सहिष्णु था। बहुत सारे धर्मों को ये मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि ये धर्मों को मतलब धर्मों का विनाश करे, पर ये संरक्षण सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को दिया था और बौद्ध धर्म को अपनाया भी था। ठीक है, परंतु वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था, सभी धर्मों का वो सम्मान करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के काल का साहित्यिक योगदान नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो हर्षवर्धन के काल का नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हर्षवर्धन के काल का नहीं है वो कौन सा है, तो वो है मेघदूत। ठीक है, मेघदूत जो है वो हर्षवर्धन के काल का नहीं है। मेघदूत जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कालिदास के द्वारा लिखा गया था और ये जो मेघदूत है इसकी रचना जो है गुप्त काल में होती है। ठीक है, तो ये गुप्त काल से रिलेटेड है। और यहाँ पर बाकी जो है हर्षवर्धन, हर्षचरित, नागनंद और रत्नावली, ये सभी जो हैं ये राजा हर्षवर्धन के काल से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मेघदूत है वो गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के समय में भारत और चीन के बीच किस माध्यम से संबंध स्थापित हुए। तो वेंत संघ की यात्रा और राजनयिक आदान प्रदान से जो है इनके बीच जो है संबंध स्थापित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वेंत संघ की यात्रा और राजनयिक
आदान प्रदान से जो है भारत और चीन के बीच मतलब संबंध स्थापित हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन की समकालीन शासक नहीं है। वो कौन से शासक हैं जो हर्षवर्धन के समकालीन नहीं थे, यानी कि उसके समय के नहीं थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध ही हार जाता है। शशांक जो है उसको उसके भाई की हत्या कर देता है। अब यहाँ पर समुद्रगुप्त हैं और भास्कर वर्मन है। तो समुद्रगुप्त तो गुप्त काल से हो गए, ठीक है, तो ये तो उनसे पहले हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो थे ये गुप्त काल से थे और जो कि हर्षवर्धन से पहले थे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, शशांक और भास्कर वर्मन हर्ष के समकालीन थे। तो इन तीन राजाओं का नाम याद रखेगा, पुलकेशिन द्वितीय, शशांक और भास्कर वर्मन। ये जो थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल से जुड़े हुए थे। जबकि गुप्त काल समुद्रगुप्त तो गुप्त काल के थे, तो हर्षवर्धन के काल से पहले हुए वो। हर्षवर्धन के प्रशासन में पाठक या तहसील क्या थे। तो पाठक या तहसील जो थे विषय से छोटे प्रशासनिक इकाई थे। ठीक है, विषय से छोटे यानी कि जिले से छोटे प्रशासनिक इकाई जो थे वो पाठक या तहसील कहलाते हैं। तहसील आज भी जो है जिले से छोटे प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, विषय से छोटे यानी कि जिले से छोटे प्रशासनिक इकाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के विषय में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। हर्षवर्धन के विजयों में यानी कि जीत में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के जो विजय थे उसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, तो वो था कश्मीर। ठीक है, कश्मीर का जो क्षेत्र था वो शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन ने मालवा, पंजाब, बिहार पर विजय प्राप्त की, लेकिन कश्मीर उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कश्मीर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें मिलान करना है। हर्ष चरित्र एक तरफ है, वेनसॉन्ग दूसरी तरफ उसके बाद नागनंद, फिर तीसरा है नर्मदा युद्ध, इधर है चीनी यात्री, बाणभट्ट, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन का नाटक। देखिए हर्ष चरित्र क्या था, हर्ष चरित्र जो था वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, हर्ष के ऊपर जीवनी था, तो ए को हम 2 के साथ मिला रहे हैं, ये चीज हो गया। ठीक है, वेनसॉन्ग क्या थे, ये चीनी यात्री थे, तो बी को हम लोग किसके साथ मिला रहे हैं, 1 के साथ मिला रहे हैं। नागनंद क्या था, तो हम लोगों ने बात किया था कि नागनंद जो थे वो हर्षवर्धन का नाटक था, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया नाटक था, तो सी को यहाँ पर हम लोग 4 के साथ मिला रहे हैं। नर्मदा युद्ध, नर्मदा युद्ध हम लोगों ने बात किया था कि पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा युद्ध होता है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत होती है, तो डी को 3 के साथ मिला दे रहे हैं। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के शासन काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो ये व्यवस्था जो थी वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। लेकिन यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था था वो अधिक कठोर नहीं था, उसमें लचीलापन था बौद्ध धर्म के प्रभाव की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेनसॉन्ग के अनुसार हर्षवर्धन कितने बार महादान समारोह आयोजित करते थे, तो प्रति 5 वर्ष में, कितने समय पर, तो प्रति 5 वर्ष पर 1 बार वो किया करते थे दान। ठीक है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में महादान समारोह आयोजित करते थे जहां वे अपनी संपत्ति को दान किया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की उत्तरी सीमा कहाँ तक थी, जो हर्षवर्धन का साम्राज्य का उत्तरी सीमा था वो कहाँ तक था, तो वो हिमालय तक था। ऑप्शन नंबर ए हिमालय तक। हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तलहटी तक फैला था जिसमें पंजाब और गंगा के मैदानी क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के काल में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि क्या थी, तो हर्षवर्धन के काल में जो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी वो कृषि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कृषि। ठीक है, तो हर्षवर्धन के काल में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि क्या थी, तो वो कृषि थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के समय में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलन में थी, किस तरह की मुद्रा जो थी वो प्रचलन में थी, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में
सोने चांदी और तांबे की जो मुद्रा थी ये प्रचलन में थी। सोने चांदी और तांबे की मुद्राएं जो थी प्रचलन में थी, जो व्यापार और अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाती थी। सोने चांदी और तांबे का यहाँ पर सिक्के चले रहे थे हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको कथन बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। हर्षवर्धन ने वेनसोंग को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। दूसरा है कि वेनसोंग स्वेच्छा से बौद्ध ग्रंथ प्राप्त करने आए। तीसरा है कि हर्षवर्धन ने वेनसोंग को बंदी बनाया। चौथा है कि वेनसोंग व्यापारी थे। तो ये व्यापारी नहीं थे, ठीक है। वेनसोंग को सॉरी, यहाँ पर है कि हर्षवर्धन ने वेनसोंग को बंदी बनाया। बंदी नहीं बनाया गया था इनको। पहला देखिए, यहाँ पर है कि वेनसोंग स्वेच्छा से बौद्ध ग्रंथ प्राप्त करने, बिल्कुल यहाँ पर स्वेच्छा से आए थे, इनको आमंत्रित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो वेनसोंग जो थे वे स्वेच्छा से बौद्ध ग्रंथ प्राप्त करने भारत आए थे और वे स्वेच्छा से खुले तौर पर यहाँ पर रह रहे थे। 14 वर्षों तक ये रहते हैं और बहुत सारे जो है ग्रंथ एकत्रित करते हैं और वो चीन ले जाते हैं। हालांकि इनको संरक्षण जरूर मिला था हर्षवर्धन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखेंगे कि हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो शिक्षा का मुख्य केंद्र नालंदा था, जो कि बौद्ध शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन की सेना में कौन से मुख्य अंग थे। तो इसके सेना में हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना, ये तीनों थे, ठीक है। हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना, ये तीनों सेनाएं थी हर्षवर्धन के सेना में, ठीक है। हर्षवर्धन की सेना में हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना शामिल थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत का राजनीति की स्थिति क्या हो गई। जब हर्षवर्धन समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका साम्राज्य खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो उत्तर भारत का राजनीतिक स्थिति है, या फिर से छोटे छोटे राज्यों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। यहाँ पर कथन दिया गया है, फिर कारण दिया गया है कि हर्षवर्धन ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। फिर दूसरा है कि उन्होंने केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। बिल्कुल दोनों सही है कि ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और केवल बौद्ध धर्म को ही इन्होंने संरक्षण दिया था। तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर प्रश्न संख्या 69 है और इसमें पूछ रहा है कि हर्षवर्धन ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, ठीक है। ये बात सही है। उन्होंने केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ठीक है। तो ये सही है आपका, ए और आर दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। देखिए यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के काल में किस विषय पर सबसे अधिक साहित्यिक रचनाएं हुई। सबसे अधिक साहित्यिक रचनाएं किस विषय पर हुई थी हर्षवर्धन के काल में। तो हर्षवर्धन के काल में सबसे अधिक जो है धर्म और दर्शन पर साहित्य रचनाएं हुई थी, ठीक है। धर्म और दर्शन पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हर्षवर्धन के काल में धर्म, दर्शन और साहित्य जैसे विषयों पर सबसे अधिक रचनाएं हुई। बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं में साहित्य का विकास हुआ था उनके काल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि बाणभट्ट के अतिरिक्त हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा अन्य प्रसिद्ध कवि थे। तो मयूर जो थे वो उनके दरबार में थे, ठीक है, बाणभट्ट के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और मयूर जो थे, प्रश्न संख्या हम लोग 71 देख रहे हैं। यहाँ पर जो मयूर थे हर्षवर्धन के दरबार के एक अन्य प्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने सूर्य शतक की रचना की थी, ठीक है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है सूर्य शतक, ठीक है। सूर्य शतक, ये याद रखिएगा कि मयूर की रचना क्या है, सूर्य शतक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी। तो हर्षवर्धन के समय में प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं मसाले, वस्त्र और रत्न थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन के काल में मसाले, वस्त्र, रत्न और अन्य विलासिता की वस्तुओं का व्यापार प्रमुख रूप से किया जा रहा था
ठीक है। भारत का मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार हुआ करता था, ठीक है। तो मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी व्यापार हुआ करता था उस काल में। हर्षवर्धन ने किस नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? तो हर्षवर्धन ने अपनी किस नदी, यहाँ पर प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने किस नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? तो वे गंगा और यमुना नदी तक जो है विस्तार किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हर्षवर्धन का मुख्य साम्राज्य गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में फैला था, जो उत्तर भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। नदियों के जो क्षेत्र होते हैं, नदियों के अपवाह क्षेत्र जो होते हैं, वहां पर उपजाऊ भूमियां अधिक होती है, और जिस समय की ये बात हो रही है उस समय कृषि जो था वो साम्राज्य की, वो राज्य की सबसे प्रमुख आर्थिक गतिविधि होती थी। यहीं से सबसे ज्यादा इन्हें टैक्स मिलता था, तो इसलिए ये क्षेत्र जो थे इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाया करता था जो भी राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के प्रशासन में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? तो ग्राम का जो प्रमुख होता था वह ग्रामिक या ग्राम प्रधान होता था, और ये जो थे ग्राम के प्रशासनिक मतलब प्रशासन और कर संग्रह में जो है साम्राज्य की सहायता करते थे, राज्य की सहायता करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ग्रामिक या ग्राम प्रधान। नेक्स्ट आगे बढ़िए। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी था? तो शुरुआती जो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो थानेश्वर थी, लेकिन बाद में ये कन्नौज को स्थानांतरित कर देते हैं और कन्नौज को अपने शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछ रहा है कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो थानेश्वर थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के काल में किस प्रकार के स्थापत्य कला का विकास हुआ था? किस तरह के स्थापत्य कला का विकास हुआ था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में मंदिरों और स्तूपों के स्थापत्य कला का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हर्षवर्धन के काल में बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं में मंदिरों और स्तूपों की स्थापत्य कला का विकास हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है कि फिर से मिलान करना है हमें। एक तरफ जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्ष लिखा गया है, दूसरी तरफ कुछ लोगों की, कुछ चीजों की नाम लिखी गई, घटनाओं के नाम लिखे गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे पहले नंबर पर लिखा गया है नर्मदा युद्ध, दूसरे नंबर पर हर्ष का राज्याभिषेक, तीसरे नंबर पर हर्ष की मृत्यु और चौथे नंबर पर कन्नौज सभा। तो आपको हर्ष की मृत्यु जरूर याद होगी, वो मृत्यु थी 647 में, ठीक है। हर्ष की मृत्यु कब हुई थी? 643 में, ठीक है। तो डी को हम कितने के साथ मिला रहे हैं? डी को हम 3 के साथ मिला रहे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इसमें से और क्या आपको याद है? हर्ष का राज्याभिषेक तो कैसे बोल सकते हैं आप? हर्ष का राज्याभिषेक जरूर आपको याद होगा, ठीक है। हर्ष का राज्याभिषेक कब हुआ था? 606 में, ठीक है। तो एक को हम लोग 2 के साथ मिला रहे हैं, अब बचे 2, 618 और 643। नर्मदा युद्ध कब हुआ था? ठीक है, नर्मदा युद्ध कब हुआ था इस पर ध्यान दीजिए। तो नर्मदा युद्ध हुआ था 618 में, ठीक है, 618 में। उसके बाद ये बच गया कन्नौज सभा, तो यहाँ पर हम लोग सी के साथ 4 मिला लेंगे, ठीक है। फिर से देखिए, ए के साथ हम लोग 2 मिला लिए, बी के साथ 1 को मिला लिए, सी के साथ 4 को मिला लिए, डी के साथ 3 को मिला लिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देख लीजिए कि नर्मदा युद्ध कब होता है। नर्मदा युद्ध 618 ईस्वी में होता है, 618 ईस्वी में होता है। हर्ष का राज्याभिषेक कितने में होता है? 606 ईस्वी में होता है। हर्ष की मृत्यु कब होती है? 647 में होती है। कन्नौज सभा कब होता है? 643 में होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सी लिपि प्रमुख रूप से प्रयोग होती थी। तो ये थी देवनागरी का प्रारंभिक रूप है। हर्षवर्धन के समय में जो है लिपि जो प्रयोग हो रहा था वो देवनागरी का प्रारंभिक रूप था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा कि हर्षवर्धन के काल में ब्राह्मी लिपि में विकसित देवनागरी का प्रारंभिक रूप का प्रयोग किया जा रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हर्षवर्धन के काल में किस धातु के सिक्के सबसे अधिक प्रचलन में थी। तो यहाँ पर जो हर्षवर्धन का काल था उसमें अगर सबसे अधिक सिक्कों की बात करें तो वो तांबे की सिक्के प्रचलन में थी। हालांकि ये सभी भी चलते थे लेकिन सबसे अधिक जो प्रचलन में था वो तांबे
तांबे के सिक्के थे। ठीक है, तो तांबे के सिक्के सबसे अधिक प्रचलन में थे, हालांकि सोने और चांदी के सिक्के भी प्रयोग होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका प्रमुख विशेषता था राजनयिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी विदेश नीति थी राजनयिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हर्षवर्धन के दरबार में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग होता था? तो हर्षवर्धन के जो दरबार थे वहां पर जो सबसे अधिक जिस भाषा का प्रयोग होता था वो क्या था? तो वो था संस्कृत भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा। ठीक है, यहाँ पर जो बाणभट्ट जैसे विद्वान हुए और खुद राजा हर्ष जो थे ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, तो यहाँ पर होता था उनका प्रयोग दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र अध्ययन करते थे? तो लगभग 10,000 छात्र जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय अध्ययन किया करते थे। ठीक है, तो वेन्सॉन्ग के विवरण के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र थे और 1500 यहाँ पर शिक्षक थे। ठीक है, 1500 शिक्षक थे, टीचर थे 10,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के समय में किस प्रकार के सामंती व्यवस्था विकसित थी? तो ये भारतीय प्रकार की सामंती व्यवस्था थी, भारतीय सामंती व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हर्षवर्धन के काल में भारतीय सामंती व्यवस्था विकसित हो रही थी, जिसमें सामंतों को भूमि के बदले सेवा देनी होती थी। उन्हें भूमि मिलता था लेकिन वो सेवा प्रदान करते थे, जैसे कि टैक्स वसूलना, प्रशासन में हेल्प करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हर्षवर्धन के नाटक रत्नावली का विषय क्या था? तो हर्षवर्धन ने एक नाटक लिखा था जो था रत्नावली, और रत्नावली का जो विषय था ये आपको बताना है। तो रत्नावली के जो विषय था वो क्या था? वो था प्रेम कथा। ठीक है, प्रेम कथा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रेम कथा। रत्नावली का विषय क्या था? प्रेम कथा। तो रत्नावली एक रोमांटिक प्रेम कथा पर आधारित नाटक है जो राजा उदयन और रत्नावली की कहानी पर आधारित है। ठीक है, तो उदयन और रत्नावली के यह कहानी है, उदयन और प्लस में रत्नावली, इनकी कहानी है और इसी पर आधारित है रत्नावली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि कितने वर्ष थी? तो हम लोगों ने शुरू में बात किया 41 वर्ष की थी। ठीक है, 41 वर्ष, क्योंकि ये 606 में शासन करते हैं और 647 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो लगभग 41 वर्षों तक ये अपना शासन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ये कथन तो बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, यहीं पर देखिए हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, ये कथन जो है सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को नहीं हराया था, बल्कि पुलकेशिन द्वितीय ही हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया, बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन ने नाटक लिखे थे, हाँ इन्होंने नाटक जरूर लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 86 के बाद 87 देखते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन के काल में गंगा घाटी का आर्थिक महत्व क्यों था? तो ये उपजाऊ भूमि थे और व्यापारी मार्ग थे, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने किस उद्देश्य से प्रयाग में महामोक्ष परिषद आयोजित किए थे? आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या था महामोक्ष परिषद के पीछे? तो सभी वर्गों को दान का वितरण करना। ठीक है, दान वितरण करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि सभी वर्ग के लोगों को जो है महामोक्ष परिषद के माध्यम से सभी वर्गों को लोगों को शाही दान प्रदान करना, वितरण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के समय में उत्तर भारत के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो हर्षवर्धन के समय में उत्तर भारत के अगर प्रमुख नगर की बात करें तो वो थे कन्नौज, प्रयाग और पाटलिपुत्र। ठीक है, उत्तर भारत के हर्षवर्धन के समय में जो प्रमुख नगर थे वो थे कन्नौज, प्रयाग और पाटलिपुत्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखिए, कथन और कारण वाला है।
प्रश्न संख्या 90 कि हर्षवर्धन का साम्राज्य उनकी मृत्यु के बाद विघटित हो गया। बात सही है। हर्ष का कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। राइट आंसर इज 1। ठीक है, कि हर्षवर्धन का साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद विघटित हो गया, और इसके पीछे का कारण ये था कि उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं बचा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91 देखेंगे कि हर्षवर्धन के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसके शासनकाल को गुप्तोत्तर काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, गुप्तोत्तर काल के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के समय में किस बौद्ध संप्रदाय का सर्वाधिक संरक्षण मिला। तो यहाँ पर महायान बौद्ध संप्रदाय जो था उसको सबसे ज्यादा हर्षवर्धन के समय में संरक्षण मिला था। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने महायान बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हर्षवर्धन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं जो क्षेत्र था वो कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा, तो वो है कर्नाटक का क्षेत्र जो है वो प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक दक्षिण भारत में चालुक्य शासकों के नियंत्रण में था। ठीक है, और हर्षवर्धन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ये नहीं आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के नाटक प्रियदर्शिका का मुख्य पात्र क्या है। तो हर्षवर्धन का एक नाटक था प्रियदर्शिका, उसका आपको बताना है कि मुख्य पात्र क्या था। तो जो प्रियदर्शिका थी राजा वत्स इसमें मुख्य पात्र के रूप में थे। प्रियदर्शिका नाटक में राजा वत्स मुख्य पात्र हैं, और यह एक रोमांटिक नाटक कहानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, हर्षवर्धन के काल में किस प्रकार की भूमि व्यवस्था प्रचलित थी। भूमि व्यवस्था प्रचलित थी। तो हर्षवर्धन के काल में जो भूमि व्यवस्था प्रचलन में थी वो किस प्रकार की थी। तो भूमि अनुदान और सामंती व्यवस्था यहाँ पर लागू था उस समय। ठीक है, तो हर्षवर्धन के काल में अनुदान और सामंती व्यवस्था का प्रचलन था, जिसमें सामंतों और ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भूमि अनुदान और सामंती व्यवस्था। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन की सेना की संख्या लगभग कितनी थी। तो हर्षवर्धन की सेनाओं की संख्या जो लगभग 1 लाख थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी सेनाएं थी जिसमें हाथी और घुड़सवार भी शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के समय में प्रमुख व्यापारिक मार्ग किसे जोड़ते थे। तो ये जो व्यापारिक मार्ग थे भारत और मध्य एशिया और चीन को साथ में जोड़ते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि हर्षवर्धन ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में किस धर्म को अधिक महत्व दिया था। तो यहाँ पर अंतिम वर्ष में जो महत्व की बात की जा रही है, तो ये अंतिम वर्ष में बौद्ध धर्म को और अधिक महत्व देना शुरू कर दिए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म को विशेष महत्व दिया। 643 में कन्नौज में बौद्ध सभा भी इन्होंने आयोजित किया था। तो बौद्ध सभा कब आयोजित किया गया था, 643 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98 के बाद हमें 99 देखना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के बाद किस वंश ने उत्तर भारत में प्रमुखता प्राप्त की। तो हर्षवर्धन के बाद जो है प्रतिहार पाल और राजकुष्ट वंशों ने यहाँ पर उत्तर भारत में प्रमुखता प्राप्त की। ठीक है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें प्रतिहार पाल और राजकुष्ट वंश ने यहाँ पर उसी कन्नौज पर, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी थी, उस पर कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिहार पाल और राजकुष्टों की प्रमुखता यहाँ पर होती है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी है। तो सबसे पहले तो हर्ष चरित्र हमें पढ़ना चाहिए, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। दूसरा ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत पढ़ना चाहिए। तीसरा जो है ऐहोल अभिलेख भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐहोल अभिलेख में जो है इनके युद्धों के बारे में चर्चाएं थी, पुलकेशिन द्वितीय और
यहाँ पर हर्षवर्धन के युद्ध के बारे में, जो नर्मदा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों स्रोतों को पढ़ना चाहिए, महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो हर्षवर्धन के इतिहास के अध्ययन के लिए तीनों स्रोत महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट का हर्षचरित्र जो कि जीवनी है उनका, वेन्त्सोंग का यात्रा वृत्तांत जो कि उसके शासनकाल से जुड़ा हुआ है, और तीसरा है ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का विवरण जो नर्मदा युद्ध का उल्लेख करता है। तो यहाँ पर ये तीनों जो स्रोत हैं ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण स्रोत ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। तो ये थे आज के टोटल 100 प्रश्न, ठीक है, जो कि कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सीरीज को अगर फॉलो करना चाहते हैं, 100 डे में 100 टॉपिक्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लीजिए। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड पूरे 100 प्लस टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। पीछे हम लोगों ने 60 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप पीछे के 60 टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।